हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी काफी अच्छी चल रही होंगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। होप्स हो कि बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 देख लिया होगा। नहीं देखा तो फौरन से जाकर आप लोग जो है बैकलॉग मत जमा कीजिए या फिर बाद के लिए मत छोड़िए। आप लोग पहले जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क यही होता है कि जो काम है उसको अपने टाइम पे कंप्लीट करके खत्म कर देना, उसको बाद के लिए ना छोड़ना। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसी से क्या होता है, जब लास्ट में हमारा एग्जाम टाइम होगा उस वक्त हमारे पास कोई बैकलॉग होगा नहीं, किसी किस्म की हमें कंफ्यूजन होगी। तो इससे क्या होगा कि उस टाइम हमें फील होगा कि हमने पूरे साल स्मार्ट वर्क किया है। और फिर जब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क उसमें मिक्स करेंगे तो स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क मिलके आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। तो इसीलिए बच्चों जरूरी है कि पहले आप पढ़ लीजिए। तो हम उसका आई बटन पर लिंक डाल लेंगे, या फिर आप लोग सबसे बेहतर ये कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पर जाइए, वहां पे आपको क्लास 7th 8th की सोशल साइंस, ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस और साइंस भी दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम लोगों ने वहां पर आप लोगों को सारे चैप्टर्स के सभी पार्ट एक एक प्लेस लिस्ट बनाकर दे रखा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पढ़ लिया। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यानी ये चैप्टर जो है 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्लस डिजाइन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, फिर डिजाइन को पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हम रिपीट करेंगे। ये भी हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है इस चैप्टर का। और साथ ही हम लोग इसको क्लास 8 से तो रिलेट करेंगे ही, मतलब पास्ट से रिलेट करके इसको फ्यूचर से जोड़ के प्रेजेंट में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। यही पॉलिटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह आपके जहन में एग्जाम्पल सेट होकर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। वी नोटेड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नंबर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को समझते हुए ये पढ़ा था कि हम लोग बेसिकली ये समझ रहे थे कि हम लोग अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से सिर्फ डेमोक्रेसी को ही क्यों चुनते हैं। और साथ ही हम लोगों ने डेमोक्रेसी वर्ड क्या है, उसका मतलब क्या मतलब निकलता है, क्या उसका सर्टेन मीनिंग है, उस चीज को भी हम लोगों ने समझा था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक होने का प्रिटेंड करती है, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने डेमोक्रेसी के फीचर्स भी पढ़े थे कि अगर हम एक एक करके सबको अप्लाई करें तो उससे हमें पता लगेगा कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो इसी तरह हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में रूलर्स अगर विन कर जाते हैं, जीत जाते हैं वो इलेक्शंस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। तो अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी आए चाहे करते रहे, ऐसा नहीं है। क्या है, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। उसमें हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको सिटीजन्स को और गवर्नमेंट को फॉलो करना लाजमी होता है। अब देखिए, हर कंट्री में एक चीज मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ क्लास 8 से। हर कंट्री में हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हर वो कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो जरूरी नहीं कि वो क्या हो, वो डेमोक्रेटिक हो। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ रूल्स और ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सभी रूल्स को मिला के जो वो बेसिक सर्टेन कायदे कानून होते हैं जिनको सिटीजन्स को गवर्नमेंट को फॉलो करना लाजमी होता है, उन सभी रूल्स को मिलाकर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हर वो कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेंगे कि जैसे हम लोगों ने क्लास 8 में भी इस चीज को पढ़ा था और बहुत अच्छा एग्जांपल हमें दिया गया था कि जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल का या फिर बास्केटबॉल का एक मैच होता है, तो दोनों में बॉल से कुछ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, एक में हाथ से खेल रहे होते हैं और एक में पैर से। तो जो दोनों के दरमियान जो रूल्स और कायदे कानून हैं उनसे ही हमें पता लगता है कि कौन सा फुटबॉल है और कौन सा वॉलीबॉल है। आप फुटबॉल में पैर से ही मार सकते हैं, आप हाथ से उठा के ले जाके गोल नहीं कर सकते। और आप बास्केटबॉल में सिर्फ हाथों का यूज कर सकते हैं, आप पैर से नहीं मार सकते। तो इसी तरह ये दोनों इन दोनों के कायदे ही ऐसे हैं जो इन दोनों को
अलग करते हैं। वरना अगर देखा जाए तो प्लेयर्स इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, बॉल इसमें भी होती है और उसमें भी होती है। तो यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कायदे कानून, लॉज और प्रिंसिपल कैसे हैं, वो जैसे भी होंगे, यानी वो जिस तरह के होंगे कि वहां पे जैसे लॉज ऐसे हैं, लॉज बना दिए कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। मान लीजिए मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकती। तो रूल्स और कायदे कानून, तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि रूल्स हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये डेमोक्रेटिक है, नहीं, रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि अपने आप को, जो कि डेमोक्रेसी के जो फीचर है उस पर खरे उतरते हैं। ओके, होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा। As the supreme law of the country, the constitution determines the right of citizen, the power of the government and how the government should function. Constitution क्योंकि कंट्री का सबसे सुप्रीम लॉ होता है, वो लॉ होता है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता। पूरी कंट्री, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, पूरी कंट्री उसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, गवर्नमेंट्स को कितनी पावर होगी और गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करेगी। तो ये सारी चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है, ये सारी चीजें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता ही है। और साथ ही जितनी हमारी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, अदर ऑर्गन्स है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये सारी चीजें भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के जो बेसिक सर्टेन आइडियाज हैं उनके खिलाफ ये नहीं जा सकते, चाहे फैसला उनको कैसा ही लेना। कोर्ट भी, अगर जुडिशरी भी कोई फैसला लेगी तो वो अपने मतलब का कोई फैसला नहीं ले सकती, बल्कि उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रीम क्या है। तो यही सारी चीजें हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ कहा जाता है किसी भी कंट्री का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखिए ये वाला जो टॉपिक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये जो है क्लास वो सीबीएसई के सिलेबस 2001 to 2021 और 2022 से तो रिड्यूस कर दिया गया है, बट हम इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही कॉमन है और आप लोगों ने बहुत बार नेल्सन मंडेला को सुना होगा, अफ्रीका के बारे में आप लोग पढ़ते ही रहते होंगे। तो इस चीज को पढ़ेंगे ताकि हम आगे से रिलेट कर पाए। देखिए बच्चों, पढ़ने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट जाके बस क्वेश्चन आंसर कर लिए, बस हो गया काम तमाम। चैप्टर होना चाहिए, फेयर नोटबुक बस बनी होनी चाहिए, टीचर्स के साइन होने चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो बुक में लिखा है वो पढ़ लिया, जो सिलेबस में कहा कि रिड्यूस कर दो वो रिड्यूस। तीसरा होता है कि उन चीजों को, उन सब्जेक्ट्स को जीना, उनको पढ़ना, उनको डेली लाइफ में यूज करना, अपनी डेली लाइफ अपने चारों तरफ देखते हुए उनको अपनी लाइफ में जो है उनसे एग्जाम्पल्स ढूंढना। तो हम इसी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ना तो एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा बेस हिला हुआ हो, कि कोई हमसे थोड़ा सा डीप में जाके पूछ ले, हम बता ही ना पाए। तो इसीलिए रिड्यूस होने के बावजूद भी हम इसको पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये आगे की जो टॉपिक है उनसे रिलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में हम इसको पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, दिस वाज नेल्सन मंडेला। अब हम इसकी पूरी कहानी देख लेते हैं कि किस तरह और किस स्ट्रगल से गुजरते हुए उन्होंने वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। कि ये नेल्सन मंडेला है जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, सो कॉल्ड देशद्रोह का मुकदमा व्हाइट साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लगा दिया था। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1974 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजिम इन हिज कंट्री। क्योंकि अब उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया? क्योंकि उन्होंने और उनके साथ लीडर्स ने, उनके साथ जो उनके साथी होंगे, उनको जिंदगी भर उम्र कैद सुनाई गई 1964 में, क्योंकि उन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उनके कंट्री में जो अपार्थाइड सिस्टम व्हाइट गवर्नमेंट ने लगा दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने जाने की कोशिश की थी। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ वो गए थे, गवर्नमेंट जो जबरदस्ती कर रही थी उसके खिलाफ वो गए थे, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जिंदगी भर के लिए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ही स्पेंड द नेक्स्ट 20 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबन आइलैंड। उन्होंने साउथ अफ्रीका की, उन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 28 साल, यानी कि आधी से ज्यादा, आधी जिंदगी उन्होंने साउथ अफ्रीका की मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन
रोबन आइलैंड में गुजारी, यानी सबसे खतरनाक पहाड़ जेल जिसको बोलते हैं। तो उनका कसूर क्या था? उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो जबरदस्ती की गवर्नमेंट उनके ऊपर जो व्हाइट यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, उसी टाइम का ये वाकया है बच्चों, 1964 आप रिलेट कर पा रहे होंगे जब हमारे इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो उसी टाइम अफ्रीका पर भी कब्जा कर रखा था। इंडिया में क्या मसला था कि इंडिया में यहाँ आकर उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था, लेकिन अफ्रीका में वो वहां जाकर बस गए थे। वहां पर उन्होंने लोकल रूलर्स पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो वहां पे उनकी गवर्नमेंट आ गई थी। तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ब्लैक और व्हाइट में अपार्थाइड सिस्टम वहां पर लागू कर दिया। ओके, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब हम यहाँ पे अपार्थाइड को भी समझेंगे और अपार्थाइड के अगेंस्ट जो स्ट्रगल नेल्सन मंडेला और जो उनके फ्रेंड्स ने किया था, उनके साथ जो लीडर्स थे उन्होंने किया था, उसको भी समझेंगे। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द व्हाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। के अपार्थाइड सिस्टम नाम है कि सर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपके रंग के, स्किन कलर के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में किया जा रहा था जो व्हाइट यूरोपियंस थे उनके द्वारा। ये मतलब स्किन कलर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. कि 17 और 18 सेंचुरी में ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं यूरोप की, वो जगह जगह ट्रेड करने गई और वहां जाके अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने आर्म और फोर्स के बलबूते पे बल और शक्ति का यूज करते हुए, हथियारों का यूज करते हुए उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में कब्जा कर लिया, जैसे कि उन्होंने इंडिया में किया था। ओके, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कब्जा करने के बाद जब वहां लोकल रूल्स उनका लागू हो गया तो उन्होंने कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगा दिए थे, डेंजर नेटिव इंडियंस एंड क्लाउड, इफ यू एंटर दिस premises at night you will be listed as missing, armed guards shoot on night, savage dogs devour the corpse। मतलब कि उन्होंने इस तरह के न सिर्फ वो ब्लैक्स के साथ बल्कि जो इंडियंस वहां पे रह रहे थे, जिनको वो लोग कलर्ड बोलते थे, यानी जो लोग व्हाइट नहीं थे, उसके अलावा जितने लोग थे उन सब के लिए उन्होंने इस तरह के बीच पे, मतलब तमाम पब्लिक फैसिलिटीज, टॉयलेट, बाथरूम, बसेस, जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सब पर उन्होंने इस तरह के बोर्ड्स लगा दिए कि अगर तुम कोई भी यहाँ व्हाइट्स के अलावा जो है एंटर किया रात में, तो सुबह वो एज ए मिसिंग पर्सन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि रात में उसको जो वहाँ के फोर्सेस है वो उसको मार देंगे और कुत्ते जो है उसको खा जाएंगे। तो द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट्स एरियाज। तो जो ये अपार्थाइड सिस्टम था वो वहाँ के ब्लैक्स, और ब्लैक्स वहाँ के नेटिव्स है। तकरीबन अफ्रीका की 2/3 मेजर पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक्स है, अफ्रीकन ब्लैक्स हैं, और उन्हीं ब्लैक्स पर कुछ जो माइनॉरिटी में थे, यूरोपियंस आए हुए बाहर से, उन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो वो ब्लैक के ऊपर ये ऑपरेसिव थे, और जो ब्लैक्स थे उनको व्हाइट एरियाज में जाना बिल्कुल मना था। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी बात कि ब्लैक्स जो है इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो कभी आवाज उठाते, प्रोटेस्ट करते, तो उनको गोलियों से मार के उनके ऊपर बल का और फोर्स का यूज करते हुए उनकी आवाज को दबा दिया जाता। लेकिन जुल्म ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है, एक ना एक दिन जो जुल्म ढाता हुआ सूरज है वो डूबता जरूर है। तो इसी तरह सिंस 1950 the black colored Indians fought against the apartheid system, they lodged protest marches and strikes। के 1950 तक तो वो लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1950 के बाद से ब्लैक्स और कलर्ड और जो दूसरे लोग थे इंडियंस, उन लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स की, मार्च किए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, यानी मतलब एक छतरी की तरह उसने काम, उसके नीचे सभी लोग जमा हो गए जितने लोग अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे, और उन्होंने उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया। यानी इससे एक सीख ये भी देखने को मिलती है बच्चों कि अगर आपको किसी चीज के खिलाफ आवाज उठानी हो तो सबसे पहले आपको अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, एक बहुत ही सबको एक जगह जमा होना है। जैसे हमारे यहाँ लेबर यूनियंस थे, मजदूर थे, उन्होंने अपना जब संगठन बनाया तब वो उनकी आवाज सुनी गई। तो इसी तरह हमें यहाँ से एक चीज भी देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। पीछे भी कई
1 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने सबके साथ मिलके स्ट्रगल किया अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ। तो आप लिख सकते हैं ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस बोलते हैं लोग बच्चों, कांग्रेस आप अपने देश की कांग्रेस पार्टी मत समझ, कांग्रेस बोलते हैं लोगों के संगठन को। तो इसीलिए आप जगह जगह कांग्रेस वर्ड का यूज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब इन्होंने हल्ला बोल दिया टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ कि एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम हैड इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे could no longer keep the blacks under their rule through repression. The white regime changed its policies. जैसे जैसे लोग एक जगह जमा होते गए, प्रोटेस्ट बढ़ता गया, स्ट्रगल बढ़ता गया, हजारों लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, ब्लैक्स मारे गए, तो गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइज हुआ कि अब ये लोग रुकने वाले नहीं और नहीं वो ज्यादा ब्लैक्स को अब उनके ऊपर ज्यादा ऑप्रेसिव, ज्यादा उनको सप्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइट जो सो कॉल्ड वाइट गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसीज में चेंज करना शुरू किया। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। और इसी पॉलिसीज की जब ये सारे एहतजाज बढ़ते गए, नेल्सन मंडेला को जेल से निकालने की मांग हुई, क्योंकि उन्होंने जो है उनका भी मकसद यही था कि अपार्थाइड सिस्टम और ये भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म हो। तो 28 साल के बाद अंग्रेजों को उनके दबाव में आकर नेल्सन मंडेला को रिहा करना पड़ा, जेल से बाहर निकालना पड़ा, और वो एज ए फ्री मैन अपनी जिंदगी के 28 साल जेल में गुजारने के बाद बाहर निकले। तो बच्चों, आप लोगों को सैल्यूट पेश करना चाहिए ऐसे लोगों को। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्लर्ड, मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। फाइनली इस तमाम स्ट्रगल्स, हजारों लोगों की जानों की कुर्बानी के बाद 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का झंडा जो है वो आसमानों में लहराया और एक न्यूली बोर्न डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इस वर्ल्ड में उभरी। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive whites for the atrocities they had committed while in power. देखिए अब क्या होगा, अब जब ये सारी चीजें हो गई, अब क्योंकि ब्लैक्स का राज आ गया, तो ऐसे में ब्लैक्स क्या कर सकते हैं कि वो अब साउथ अफ्रीकन के व्हाइट जो पीपल्स हैं उनको सबक सिखा सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अब वो क्या करते हैं, उनको सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, वो व्हाइट्स आके वहां बस गए थे, मतलब बिल्कुल वहीं पे उन्होंने अपना, अभी भी आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग क्या है, व्हाइट से बहुत सारे लोग ब्लैक है। हालांकि साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं। तो इसकी वजह यही है कि वहां पे उस टाइम पे यूरोपियन जाके बस गए थे साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे अब क्या होगा, फिर से अगर ऐसे ब्लैक उनके ऊपर सप्रेस है तो फिर अनहैप्पीनेस फैलेगी, वही जुल्म मारपीट होगा। तो ऐसे में क्या किया कि साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे, ब्लैक लीडर्स, उन्होंने अपील की ब्लैक्स से कि वो व्हाइट्स को जो है माफ कर दें, जो भी उन्होंने जुल्म किया उनके खिलाफ जब वो पावर में थे। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा कि अब हम लोग ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे, क्योंकि अगर वो अब व्हाइट को मारने पीटने में लग जाएंगे फिर वही तोड़ फोड़ होगी, कभी वो ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये नीचे, कभी। तो उन्होंने कहा अब हम ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जिसमें सबको इक्वालिटी, जिसमें सब इक्वल हो, ना ही उनके रेसेस के आधार पर, ना गोरे और कालों में भेदभाव हो, ना मैन और वुमेन में, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो, सबके ह्यूमन राइट्स प्राप्त हो। तो ये सारी चीजों पे उन्होंने एक नए साउथ अफ्रीका की बुनियाद रखी, जो कि उनका बहुत बड़ा दिल था कि उन्होंने व्हाइट्स को माफ कर दिया। द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, वो पार्टी जिन्होंने इनको मारा था, जिन्होंने इनके ऊपर ब्रूटल यानी कि इनके ऊपर तशद्दुद किया था बहुत ज्यादा, तो उनको, और वो पार्टी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल इनके खिलाफ चलाया, हजारों लोगों की कुर्बानी, किसी ने अपने पेरेंट्स, किसी ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो लोग आपस में बैठे और फिर उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल क्यों बनाया, देखिए बच्चों, क्योंकि ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि एक ऐसा सेट ऑफ रूल होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हम खाली बोल दे कि हम लोग आपस में मोहब्बत से रहेंगे, लेकिन मतलब कोई फॉलो करेगा, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं,
वो लोग फिर दंगा मचाएंगे, वो लोग फिर परेशान करेंगे। तो ऐसे में कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जिसपे सबको ट्रस्ट हो और उस रूल को सबसे ऊपर रखा जाए कि इस रूल को जो तोड़ेगा उसकी खैर नहीं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ताकि सब लोग उन कायदे कानून पर भरोसा कर सकें। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना गया? आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। 2 सालों की डिस्कशन के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी चीज होती है, एक ऐसा कायदा कानून बनाना था जिसपे इतनी बड़ी आबादी को भरोसा करना था, तो टाइम तो लगेगा ही नहीं। हड़बड़ाहट में से कल हमने सोचा रात में कि सुबह उठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, दोपहर तक कॉन्स्टिट्यूशन बन के, ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चों। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी कितना लंबा टाइम लगा था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही हो। तो 2 साल की डिस्कशन और डिबेट के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अब तक दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर निकला। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने अपने सिटीजन्स को सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सटेंसिव राइट्स जो है इसने दिए। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। जैसे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ा एक मोटी सी किताब है। अब आप उसको पूरा तो एक एक करके पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हम लोग हर बुक के शुरू में जो प्रीएम्बल होता है उसको पढ़ लेते हैं, जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है कि असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कहने का मकसद क्या है, उसका मेन स्ट्रीम क्या है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का जो प्रीएम्बल है उसमें पूरा जो साउथ अफ्रीका की जो स्पिरिट है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके इस बेहतरीन कदम ने पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया। A state denounced by entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। एक ऐसा स्टेट जो कि अब तक, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट पे बहुत बुरी तरीके से तशद्दुद करते थे। हम लोग देखते हैं ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत बड़े रेसिस्ट होते हैं। आज भी हम लोगों को कई जगह उनकी रेसिज्म देखने को मिलती है, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ सलूक करते थे। तो एक ऐसा वर्ल्ड जो एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंट्री जो अब तक वर्ल्ड की सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री थी, जहां सबसे ज्यादा जुल्म तशद्दुद हो रहा था, अब वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल लेके आई थी डेमोक्रेसी का। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी नेल्सन मंडेला की और उनके लीडर्स की और ब्लैक्स की। What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experience into the bounding blue of a rainbow nation। तो ये सारी चीज किस तरह पॉसिबल हो पाई, ये सारी चेंजेस किस तरह पॉसिबल आए? जाहिर सी बात है, जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो आपस में मिलकर वर्क किया और ये जो उनका बिटर एक्सपीरियंस था, उन लोगों को माफ करते हुए उन्होंने जो एक बाइंडिंग ब्लू नेशन, यानी तमाम रंगों को आपस में जोड़कर उन्होंने एक रेनबो नेशन बनाया पूरे वर्ल्ड में। रेनबो तो जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसी तरह डिफरेंट स्किन कलर्स के लोग अफ्रीका में मौजूद थे। तो इस तरह उन्होंने सबको मिलाकर आपस में सहमति के साथ उन वाइट्स को माफ करते हुए एक रेनबो नेशन का पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही थी बच्चों उनके बड़े लोगों की बड़ी बातें। और साथ ही आप लोग यहाँ पे नेल्सन मंडेला की आप फोटो देख सकते हैं। और इस तरह उन्होंने क्या किया, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन और अपने सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक कंट्री को एक बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में बदल दिया। तो यहाँ पे आप नेल्सन मंडेला को थोड़ा सा सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आई हैव फाउट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। यानी उन्होंने जो इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो कि आइडियल बन गया, सबके लिए मॉडल बन गया, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि मेरा जो मकसद था कि मैं डोमिनेशन के खिलाफ लड़ रहा था, चाहे वो व्हाइट का हो चाहे वो ब्लैक का हो। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मैं एक ऐसी कंट्री के, एक ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोचता हूँ, या फिर मेरा वो आइडियल है जिसमें सभी लोग, जिसमें एक फ्री सोसाइटी हो, सब लोगों को मतलब उसके राइट्स प्राप्त हों, और जिसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर हार्मनी के साथ, पीस के साथ रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी को जिस चीज के वो काबिल हो वो उसको हासिल कर सके। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक आइडियल था जिसको मैं जीना चाहता था और जिसको मैं पाना चाहता था। बट इफ नीड्स बी
बट इफ नीड्स बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसी बेहतरीन सोच है कि अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़ जाए ना तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो ये इतनी बड़ी सोच लेकर चले थे, अपनी जान तक को उन्होंने हाजिर कर दिया था। तो बच्चों बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस से हमें बहुत, जो आज हमारे सामने इंडिया है, जो आज हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमें इन सारी चीजों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमें हजारों लोगों की सेक्रीफाइस, उनकी जानें कुर्बान करने के बाद जो है हमें ये सारी चीजें मिली है। जैसे कि आपने नेल्सन मंडेला को सुना कि वो इसके लिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो जेल में गुजारी ही दी थी, बट वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर मुझे इस आइडियल के लिए मरना पड़ जाता ना तो मैं मर भी जाता। तो यही वो शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, यही वो बड़ी सोच है जिसकी वजह से इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिला। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता लगी होगी। तो चलिए जल्दी से इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द से जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बच्चों। तो तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए और खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, और उनको भी लर्न साइंस के बारे में जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्लास 7 के जो आपके जूनियर्स हैं, क्लास 8 के, उन सबको भी बताइए कि लर्न साइंस पर सोशल भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, फाइनली गुड बाय।